जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ अपने इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुका हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं टाइमलाइन पे भी डाला था कि किस विषय पर बात करेंगे। पूरा देश गंभीर आपदा से गुजर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, किसानों की समस्या, अत्याचार, जुल्म, जो भी चल रहा था बदस्तूर जारी है, आगे भी जारी रहेगा। और अब तो मुहर भी लग गई है कि भाई चाहे 1000 रुपया अभी गैस सिलेंडर है, अगर ये 2000 रुपया हो जाएगा इन 5-6 महीनों में, तो भी आएगा तो मोदी ही। यह मानसिकता बन चुकी है। हालांकि इसमें आम जनता का कोई दोष नहीं है। मैं जानता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं, और मैं बार बार कहता हूं, मैं अपने भाइयों से, बंधुओं से, माताओं बहनों से, कि मैं जानता हूं कि आपने वोट नहीं दिया है, तो आपको ना ही शर्मिंदा होने की जरूरत है और ना ही यह सोचने की कि आपने कोई गलती नहीं की, आपने वोट नहीं दिया है। यह तो आपके वोट को डाकू लूट ले गए हैं। आपने जिसको वोट दिया था उस तक नहीं पहुंचाया गया और डाकू लूट ले गए। तो यह हुआ है। इसके लिए आपको यह फील करना, मतलब ये इस बारे में सोचना या मन को कष्ट देना, इसकी जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज मैंने अपने टाइमलाइन से ये आप लोगों को संदेश दिया था कि मैं किस विषय में बात करूंगा। तो बात यह है, जिस विषय में मैं आपसे अपना संवाद आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो बात हमेशा से बड़ी गंभीर है। ये भी बहुत बड़ी गंभीर है, और ये बहुत बड़ी गंभीर है क्योंकि ये पूरे देश के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। मेरे दोस्त, मैं आज करीब 8 साल से यही बात कह रहा हूं। जब से नरेंद्र मोदी पहली बार ओथ लिए हैं, उसके थोड़ा सा बाद, यानी मेरे ख्याल से 2015 में, ये बातें मैं 2015-16 में शुरू किया था आप लोगों से शेयर करना। लेकिन उन्होंने अपना चरित्र तो देश को दिखा दिया था तभी, जिस दिन ओथ लिया था, तभी यह साबित कर दिया था कि वो देश के हित में कोई काम करने वाले नहीं हैं। तो बात यह है मेरे दोस्त कि जो मैं 8 साल से बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स लाने वाले हैं, उस बात को कल एक और आदमी ने, एक नेता ने, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, आरएसएस के दूसरे दत्तक पुत्र ने, ऐसा कह सकते हो आप, दूसरी औलाद ने, आरएसएस की दूसरी औलाद ने भी यह बात कह दिया। अब आते हैं उस मुद्दे पर। मेरे दोस्त, पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर आप मुझे प्यार करते हैं, मुझे इज्जत देते हैं, और आप समझते हैं कि मैं आप लोगों के सामने सत्य लाने की कोशिश करता हूं, वो सत्य होता है, आपको भरोसा है, तो इसे पहले अपने टाइमलाइन पे शेयर कर लीजिए। उसके बाद जब आप अपनी टाइमलाइन पे शेयर करेंगे, उसके बाद आपकी टाइमलाइन से दूसरे लोग शेयर करते रहेंगे, और धीरे धीरे ये बहुत से लोगों तक पहुंचता रहेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है देश को बचाने का। 2 रास्ते हैं, एक सोशल मीडिया और दूसरा सड़क पे उतर के आंदोलन करना। सड़क पे उतर करके आंदोलन करना एक आदमी के बस की बात नहीं है, लेकिन
सोशल मीडिया से बातों को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को समझाना, यह एक आदमी के बस की भी बात है, आपके बस की बात है। तो अभी वो तो करना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया से कोई आंदोलन होने वाला नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया से लोगों में जागरूकता आएगी, लोगों में समझ आएगी, लोग वास्तविकता को समझेंगे, सच को जानेंगे, तो आगे वो लड़ने के लिए तैयार होंगे, मानसिक रूप से अपनी तैयारी करेंगे लड़ने के लिए, सड़क पर उतर करके लड़ने के लिए लोग अपने आप को तैयार करेंगे। इसके लिए आपकी भूमिका है कि आप लोगों तक बात को पहुंचाएं। अब आते हैं पॉइंट पे दोस्त। मैंने आपसे अनुरोध कर लिया और आप जितने सभी लोग मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र जुड़ रहे हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। और अगर आप समझते हैं कि मैं आपसे बड़ा हूं तो आपको मेरा आशीर्वाद, अगर आप समझते हैं कि मैं आपसे छोटा हूं तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं मनमोहन मिश्रा आपके बीच अपनी बातों के साथ आगे। पॉइंट है, पॉइंट वही है, वहीं से शुरू करेंगे। पॉइंट वही है कि जो बातें मैंने 8 साल से आपको, देश को बताने की कोशिश करता रहा कि नरेंद्र मोदी का इरादा प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू करने का है, कल वो बात विधानसभा से भी कही गई। और जानते हैं ये बात उसने कही, यानी उन्हीं के गिरोह के आदमी ने कही, भारतीय जनता पार्टी गैंग के आदमी ने कही। अब भारतीय जनता पार्टी नहीं कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस गैंग के आदमी ने कही। भारतीय जनता पार्टी भी एक मेंबर है आरएसएस गैंग की, और अरविंद केजरीवाल भी एक मेंबर हैं, माने आप पार्टी भी एक मेंबर है आरएसएस गैंग का। तो उस जो बातें हम आपको बताते रहे, समझाते रहे, वंस अपॉन इन द टाइम, जो बातें कभी साक्षी महाराज और दूसरे और भी बहुत से लोग जो आपके सामने रखे, अचानक आकर के रखे, बाद में अपनी बातों से पलट गए, और जो बात मैं 8 साल से आपको बता रहा था वो बात अब खुल करके आ रही है। कल अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कुछ बातें कही, सोशल मीडिया में उनकी एक एक बात वायरल हो रही है। लेकिन जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूं मेरे दोस्त, मेरी निगाह कहीं और रहती है। मेरी निगाह हमेशा नरेंद्र मोदी पर रहती है। मेरी निगाह हमेशा उस बात पर रहती है जो आदमी बोलता है और उसके पीछे की सोच क्या होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो बातें मैं आपके सामने रखूंगा, लेके आऊंगा, वो किसी भी सोशल मीडिया, किसी भी मीडिया और कहीं नहीं मिलेगा। कल अरविंद केजरीवाल, अब सोच रहे हो अरविंद केजरीवाल ने कह दिया तो कौन सी बड़ी बात। तो पहले यह सुन लीजिए, अरविंद केजरीवाल ने बहुत सी बातें कही, वो सोशल मीडिया पे वायरल है। मैं जो कहने जा रहा हूं वो भी बात अरविंद केजरीवाल ने न कही, लेकिन वो वायरल तो है, लेकिन उस पर किसी की निगाह नहीं है, उस पर किसी ने नोटिफाइड नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं यही होने वाला है और 8 साल से मैं यही कह रहा हूं, इसके लिए मैंने नोटिफाइड किया और आपके सामने वही बात बताने जा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल पे कहा कि अग्निहोत्री कह रहे हैं टैक्स फ्री कर दो, भारतीय जनता पार्टी कैसे कह रही है, दूसरे प्रदेश की पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां है वहां कह रही है, दूसरे प्रदेशों में भी कह रही, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, पोस्टर लगा रही है, ये लगा रही है और कह रही है कि इसे टैक्स फ्री कर दो। अरविंद केजरीवाल ने कहा इसे यूट्यूब पे डाल दो, सब लोग देख लेंगे। बहुत सी उन्होंने कटाक्ष भी कही, लेकिन यह नोकझोंक आप समझ ली, यह मित्रता भरा नोकझोंक है। ये आरएसएस के दो क्या कहते हैं, दो अनधिकृत पुत्र, यानी 2 नाजायज बच्चे, आरएसएस के 2 नाजायज पैदाइश, एक तरफ मोदी गैंग्स और एक तरफ अरविंद केजरीवाल गैंग्स। इन दोनों के जो बातें होती हैं वो एक हल्की सी औरतों में जो नोकझोंक चलती रहती है उससे ज्यादा कोई महत्व नहीं रखता। तो कल उन्होंने भी कुछ बातें कही,
मजाक उड़ाया कि अब भारतीय जनता पार्टी पोस्टर लगा रही है, अपने बच्चों से क्या कहेगी वगैरह वगैरह, आपने भी देखा और वायरल हो रहा है, आपने भी सुना, आपने भी बड़े ध्यान से सुना होगा। लेकिन आपको जो मैं बताने जा रहा हूं अरविंद केजरीवाल ने, उस पर किसी ने नोटिफाइड, मैंने देखा सोशल मीडिया के जो नेशनलिस्ट हैं, जो मतलब राष्ट्र के प्रति एकीकृत होकर के सोचते हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को, इस पॉइंट को नहीं पकड़ा और नहीं उठाया। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो मुद्दा क्या था, वो पॉइंट क्या था। उन्होंने सारी बातें कही, उसमें उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा, अब साइमल्टेनियसली सुनिए, उन्होंने कहा गुजरात में चुनाव है तो महाराष्ट्र भी चुनाव आने वाला है, तो कह देंगे कि गुजरात का चुनाव महाराष्ट्र के साथ, हारने के डर से कह देंगे महाराष्ट्र के साथ होगा। इस तरह की बात उन्होंने कही और उसके साथ उन्होंने एक बात और कह दी। जानते हैं अरविंद केजरीवाल ने यह बात क्यों कही? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह पता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की योजना क्या है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की तरह ही आरएसएस की पैदाइश हैं, आरएसएस के पुत्र हैं, दत्तक पुत्र हैं, जो भी जैसा भी मान लीजिए, वो जो भी मान लीजिए, बायोलॉजिकली नहीं, क्या बोलते हैं, पॉलिटिकली, जो भी मान लीजिए, मतलब आरएसएस के ही पैदाइश हैं अरविंद केजरीवाल। तो उन्होंने एक बात, तो उनको अंदर की बात पता है, डेफिनेटली इनकी इंटरनल मीटिंग होती होगी, डेफिनेटली इनकी बातचीत होती होगी। कल अचानक इनके मुंह से गुजरात की बात कहते, क्योंकि उनको तकलीफ यह थी कि शायद दिल्ली के एमसीडी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने टाल दिया, डिक्लेयर करके, ऐसा ही कुछ होगा, कोई मुद्दा था जिससे वो तिलमिलाए हुए थे। अब उसके लिए कि मतलब चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं, कहते कहते उन्होंने जो एक बात कही, पहली बात कि गुजरात का चुनाव टाल देंगे, गुजरात में हारने का देख रहे हैं कि हार जाएंगे, तो इसलिए गुजरात का चुनाव टाल देंगे, कह देंगे महाराष्ट्र के साथ चुनाव होगा। या फिर एमसीडी की बात तो नहीं की, लेकिन बीच में उन्होंने, उनके मुंह से एक बात बड़ी खतरनाक निकल गई, जो इन मतलब आरएसएस गैंग्स और उनके मेंबरान के बीच, उनकी पैदाइशों के बीच हो रही होगी। उसमें से एक बात उनके जुबान से फिसल करके, स्लिप करके निकल गई। वो थी, नरेंद्र मोदी को लगेगा कि चुनाव हार जाएंगे तो वो क्या प्रेसिडेंशियल रूल्स लागू कर देंगे, कल वो प्रेसिडेंशियल रूल्स लागू कर देंगे। ये बात अरविंद केजरीवाल ने अपने विधानसभा में कह दी। मेरे दोस्त, मैं 8 साल से हजारों वीडियो होंगे जिसमें मैंने ये बात कही है कि नरेंद्र मोदी एक लक्ष्य पे काम कर रहे हैं, भारत में प्रेसिडेंशियल रूल्स लाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने वही बात कही कि कल को कहेंगे कि डेमोक्रेसी ठीक नहीं है और हम प्रेसिडेंशियल रूल्स लागू करना चाहते हैं, तो प्रेसिडेंशियल रूल्स लागू कर देंगे। यह अरविंद केजरीवाल ने फ्लूक में कही, फ्लूक समझ रहे हैं, मतलब निकल गया ये बात। ये उनके अंदर की बात, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, उसके गैंग लीडर्स, माने जितने उसकी शाखाएं हैं, आप भी आरएसएस की एक गैंग, मतलब उसी गैंग से की एक शाखा है। आप इस बात को आज नहीं तो कल स्वीकार कर लेंगे। मैं जल्दीबाजी में नहीं रहता, मैं कोई बात कहता हूं तो पूरा समय देता हूं कि आप आराम से समय आने दीजिए, आप खुद ही इस बात को मान लेंगे, तो आप इस बात को मान लेंगे। मेरे दोस्त, इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि अधिक से अधिक ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, हर आदमी तक पहुंचाइए, क्योंकि जब बात ये निकली है तो लोगों तक जानी चाहिए। और यह बात आरएसएस से निकली है। नरेंद्र मोदी अगर कोई बात कहते हैं तो समझ लो आरएसएस बोल रही है, अगर अरविंद केजरीवाल कोई बात कहते हैं तो समझ लो आरएसएस बोल रही है। तो आरएसएस ने क्या कहा, यानी नरेंद्र मोदी के मुंह से, यानी इनके अंदर इंटरनल मीटिंग होती होगी, उस मीटिंग से अरविंद केजरीवाल को भी पता होगा कि आगे नरेंद्र मोदी कोई चुनाव नहीं करवाएंगे, प्रेसिडेंशियल रूल्स लागू करेंगे, अमेरिकन डेमोक्रेसी लागू करेंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। यह बात अरविंद केजरीवाल के मुंह से निकल गई। पछता रहे होंगे। और वैसे भी इस भारत में लोग
इतनी गहराई तक सोच नहीं पाते, सोचते नहीं या सोचना नहीं चाहते, या सोचकर जानते तो हैं, बोलना नहीं चाहते, यह हो सकता है। लेकिन किसी भी मीडिया ने, अरविंद केजरीवाल ये विधानसभा में बात कही है, अब इसे मिटाया नहीं जा सकता, वो काट नहीं सकते, पीछे नहीं हट सकते, लेकिन किसी भी मीडिया ने, इवन सोशल मीडिया ने, इवन जो राष्ट्रीय पत्रकार, मतलब राष्ट्रवादी पत्रकार जिनको मैं मानता हूं, अजीत अंजुम हुए, वैसे भी रवीश कुमार अभी गायब चल रहे हैं बेचारे, पता नहीं छुट्टी मना रहे हैं क्या है, तो अजीत अंजुम हुए, अभिसार शर्मा हुए, और जो जो पुण्य प्रसूनवाज, किसी ने इस पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं किया, इस पॉइंट पर कोई बात नहीं की, इस पॉइंट को आगे लाने की कोशिश नहीं की और समझाने की कोशिश नहीं की। जानते हैं, क्योंकि उनको ही समझ में नहीं आया ये बात। मेरे दोस्त, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत खतरनाक बात है। एक बात आप मान लीजिए, जितने भी मतलब भारतीय जनता पार्टी जितने प्रदेश जीती, जितनी चोरी की, जितनी डकैती की, जितना लूट रही है देश को, बैंकों को बेच रही है, इंस्टीट्यूशंस को बेच रही है, देश को बेच रही है, देश के आदमी को नंगा करके लूट रही है, कपड़े तक उतार ले रही है, महंगाई के जरिए लोगों को भिखारी बना दिया है, बेरोजगारी के जरिए लोगों को पॉवर्टी लाइन के नीचे ला दिया है। 40% से ज्यादा लोग आज राशन कार्ड में लाइन लगाकर खड़े होकर राशन लेकर के खा रहे हैं। मतलब देश को तहस नहस कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने अब तक। लेकिन जितने अपराध किए हैं, नरेंद्र मोदी ने जितने झूठ बोले हैं, नरेंद्र मोदी ने जितना देश को धोखा दिया है, नरेंद्र मोदी ने जितना लूटा है देश को, उससे उन सब से बड़ी और भयानक घटना होगी, भयानक बात होगी नरेंद्र मोदी जिसका इरादा पाल के बैठे हैं और जिसको कल दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के जुबान से स्लिप करके बाहर आ गई। इस मुद्दे को आप लोगों तक पहुंचाइए। मेरे दोस्त, मैं हमेशा कह रहा हूं, हमेशा कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा, कहता रहूंगा कि नरेंद्र मोदी भारत के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए आए हैं। अब उसके दूसरे तरीके से समझिए, दूसरे तरीके से मैं समझा रहा हूं। अभी नरेंद्र मोदी का कार्यकाल और जो कहते हैं बायोलॉजिकल कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, यानी उनकी उम्र अब पूरी हो गई है। अगला कार्य आगे वो नहीं आना चाहिए, नियमानुसार उनकी अपनी पार्टी के संविधान के अनुसार आगे वो क्लेम नहीं कर सकते। तो उनकी उम्र खत्म हो गई है, 70 साल उनकी उम्र क्या कहते हैं उसको, मार्गदर्शक मंडल में जाने की हो गई है। मैंने पहले भी बताया था कि नरेंद्र मोदी इज नॉट ए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वो चुन करके प्राइम मिनिस्टर नहीं बने हैं, वो प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। और प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उनके लिए कोई उम्र की कोई बाधा नहीं है। उन्हें आजीवन नरेंद्र मोदी जब तक जिएंगे, नरेंद्र मोदी जब तक जिएंगे तब तक सत्ता पर बैठे रहने के लिए पूंजीपति उन्हें लाए हैं। देश और विदेश यानी दुनिया के देश और दुनिया के पूंजीपति मिलकर के नरेंद्र मोदी को भारत पर इसलिए थोपा है कि वो आजीवन जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भारत के शीर्ष सत्ता पर बैठे रहेंगे, क्योंकि उनका काम चलता रहेगा, उनका काम वो तब करेंगे। इसके लिए तो उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डालने वाले नहीं हैं, वो खुद भी जाने वाले नहीं हैं, तो करेंगे क्या? फिर से चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी में विरोध होगा, पार्टी आवाज उठाएगी, पार्टी के कुछ लोग बाहर आकर बोलेंगे, या लोग सवाल उठाएंगे। उठाने की किसी की हिम्मत तो है नहीं, सारी मीडिया उनकी है, पूरा चैनल सारे अडानी अंबानी के हैं, कौन बोलेगा? सोशल मीडिया हम ही करेंगे मेरे दोस्त। वो
दूसरा रास्ता मैंने पहले से ही कहा है मेरे दोस्त, जो होने वाला है वो बात अब एक आदमी, एक जिम्मेदार, अब जिम्मेदार ही कह सकते हैं, अगर दिल्ली के प्रधान मुख्यमंत्री हैं तो जिम्मेदार आदमी हैं, तो जिम्मेदार आदमी ने भी आपसे कहा है कम से कम अब आप मेरे बात का भरोसा कर लीजिए और हर आदमी तक ये बात पहुंचाइए कि नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को खत्म करने के लिए आए हैं, क्योंकि अपने आकाओं के हितों को, पूंजीपतियों के हितों को, पूंजीवादी लोगों के हितों को साधने के लिए आए हैं। तो आपको मैंने बहुत पहले एक उदाहरण दिया था मेरे दोस्त कि अगर गाय या भैंस गांव में देखा है, उसका बछड़ा अगर मर जाता है तो उसका खाल उतार लेते हैं, उस खाल में भूसा भर के और उसी आकार का एक बछड़ा तैयार कर देते हैं, डमी, मतलब उसकी खाल भर के, और फिर उसको गाय भैंस के आगे रख करके, किसी भी दुधारू जानवर के आगे रख करके उससे दूध निकालते हैं। वो बकरी भी हो सकती है, वो गाय भी हो सकती है, वो भैंस भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यही काम पूंजीपति भी करते हैं। नरेंद्र मोदी अगर बोलने लायक नहीं रहे, आप जानते हैं पुतिन एक बहुत भयानक रोग से पीड़ित हैं, एक भयानक रोग से पीड़ित हैं, उनको शायद पार्किंसंस है, वो चलने में, बोलने में, इन सब में कुछ उनको प्रॉब्लम है, ऐसा मीडिया में भी आया था, सोशल मीडिया में पहले, लेकिन वही राष्ट्रपति बने हुए हैं। इसी तरह से नरेंद्र मोदी अगर ऐसा कुछ हो भी जाएगा तो दूसरे डमी नरेंद्र मोदी खड़ा करके आपके ऊपर शासन करवाया जाएगा, यानी नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया जाएगा, पूंजीपति नरेंद्र मोदी को हटने नहीं देंगे। अब है तो उनके हाथ में ही, मीडिया उनका है। नरेंद्र मोदी मान लीजिए खुदा न खास्ता नहीं रहे, ईश्वर ना करे, ना रहे, नहीं रहे तो कह देंगे नरेंद्र मोदी अभी भी हैं, वो लाइव हैं, वो जिंदा हैं, क्योंकि वो भगवान है, वो मर ही नहीं सकते, वो जा ही नहीं सकते। और नरेंद्र मोदी की खड़ाऊ रख करके फिर इधर राजनाथ सिंह जैसे दलाल हैं, राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, तो नरेंद्र मोदी की खड़ाऊ रख करके और आगे राज्य चलाया जाएगा, ये होगा। लेकिन ऐसा क्यों होगा जानते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स लागू करने वाले हैं। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स में माने अमेरिकन डेमोक्रेसी में यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में दो पार्टियां होती हैं। मैंने आपको यह भी बता दिया था दो पार्टियां कौन होंगी, एक आप होगी और एक जो है भारतीय जनता पार्टी होगी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर के इसीलिए आपको तैयार कर रही है। यहां पंजाब में आप ईवीएम हैकिंग के जरिए चुनाव जितवाया गया है और वो काम भारतीय जनता पार्टी यानी आरएसएस ने करवाया है। तो आपको सरकार बनवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, अब आप कहेंगे कि अपने लिए क्यों नहीं कर दिया, तो अपने लिए कर देते तो बहुत अति हो जाती ना, कोई पूछ नहीं रहा है जहां उनको, और वहां वो पूरी सरकार बना लेते तो उत्तर प्रदेश में ही इतनी हो हल्ला हुई, कुछ होने जाने वाला तो है नहीं उनकी चोरी डकैती से, लेकिन पंजाब में ऐसा उन्होंने नहीं किया, आपके लिए ईवीएम हैकिंग की और आपकी सरकार बनवा दी। मकसद क्या है? जिस दिन यह चुनाव रिजल्ट आया था तब भी मैंने आपको बताया था, चुनाव रिजल्ट आने के पहले भी मैंने बताया था कि ऐसा हो सकता है, और इसीलिए ये ओपिनियन पोल्स नहीं, उसको क्या एग्जिट पोल, इसी के लिए लाया गया है। यही करने वाले हैं ये लोग हैकिंग के जरिए, और उन्होंने वही किया। अब क्या होगा? दो पार्टी की जरूरत पड़ेगी, तो दूसरी पार्टी कौन होगी? अब दूसरी पार्टी कांग्रेस होगी तो खतरा है, क्योंकि कांग्रेस मतलब डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है, लोकतंत्र में विश्वास रखती है। तो ये लोकतंत्र चाहते नहीं, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए इनका इरादा है कि ये भारतीय आप पार्टी को आगे कर दें, आप पार्टी को आगे कर दें तो एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी रहेगी, दूसरी आप पार्टी रहेगी। दो पार्टी, टू पार्टी इलेक्शन होता है,
आपने देखा है अमेरिका में डेमोक्रेट और शायद रिपब्लिकन दो पार्टी है, शायद हो सकता है शब्द कोई और हो, तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट मतलब दो पार्टी वहां है और वही दोनों चुनाव लड़ती है। उनकी अपनी पार्टी के अंदर से जिसको चुन दिया जाएगा कि इसको चुनाव लड़ना है, वो जाकर के आगे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। यही सिस्टम नरेंद्र मोदी भारत में लाना चाहते हैं। और उसके लाने के लिए आगे की क्या है, जैसे अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि चलो 2024 का जब चुनाव होगा तब देख लेंगे। नरेंद्र मोदी का ने देश बेच रहे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटी की बात करके कहीं नहीं है, रोजगार देने वाले थे, 2 करोड़ रोजगार छीन लिया, उल्टा कर दिया उसका। किसानों की आय दोगुनी करने वाले थे, किसानों की लागत दोगुनी कर दी, यानी 4 टाइम्स घाटे में चले गए किसान। तो इस तरह से जो धोखा कर रहे हैं देश के साथ, अभी फिर से किसान बिल लागू करने वाले हैं। यानी अन्याय की सारी सीमाएं अगर भारतीय जनता पार्टी लांघ रही है तो उनके पास विजन क्या है। यानी अब वो अच्छी तरह जानते हैं कि अब आम आदमी की जरूरत उनको नहीं है, वोट के लिए ईवीएम है और उसकी भी आगे जरूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसे ही क्या नाम है, रामनाथ कोविंद जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म होगा, नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बन जाएंगे, सवाल ही खत्म हो जाएगा। अब नरेंद्र मोदी के 70 साल पूरे हो गए, लेकिन राष्ट्रपति के लिए तो अब जीते जी तक रहेंगे, 5 साल के लिए हो जाएंगे राष्ट्रपति, तो 5 साल ये रहेंगे। उसके बाद इसी 5 साल में संविधान को खत्म करके, लोकतंत्र को खत्म करके डेमोक्रेसी क्या कहते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल लागू कर देंगे कि भाई ये लोकतंत्र ठीक नहीं है। और ये बात अब अरविंद केजरीवाल ने बात कही है। मैं इस बात को आप लोगों को क्यों बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, और क्यों अरविंद केजरीवाल को कोट कर रहा हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आरएसएस के मेंबर हैं, आरएसएस के पार्ट हैं, आरएसएस के एलाइज हैं। तो इनकी आपस में जो बातें हुई होंगी वही बात स्लिप करके अरविंद केजरीवाल के मुंह से विधानसभा में आ गई फ्लूक में। वो नाराज थे कि एमसीडी का चुनाव नहीं करवा रहे हैं और बदल गए या कैंसिल कर दिया, इसके लिए फिर गुजरात का उदाहरण दे करके वो कहना चाहते थे, लेकिन स्लिप करके उन्होंने ये बात कह दी। लेकिन ये अटल सत्य है। मैं ये नहीं कहता कि अरविंद केजरीवाल हरिश्चंद्र हैं, सत्यवादी हैं। मैं ये कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल आरएसएस गैंग के मेंबर हैं, अंदर की बात उन्हें पता है और वही बात स्लिप करके लोगों के सामने आ गई। बात समझ गए आप? अब सवाल उठता है, आप ये सवाल कर सकते हैं कि चलिए अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू हो जाता है तो क्या होगा? तो हो जाने दीजिए। यहां तक कि मैंने कुछ भारतीय मूर्खों से यह बात कही, जब कहता हूं तो कभी वाद विवाद या कभी संवाद में, कभी बातचीत में होती है, तो बोलते हैं वो भी तो ठीक है, अमेरिकन से अमेरिका की तरह राष्ट्रपति ही सब कुछ रहेगा, ऐसा ही हो जाना चाहिए, यही होना चाहिए, हमारे समझ से तो यही ठीक है। कुछ ऐसे भी कहते हैं। तब क्या करेंगे? यानी हिंदू खतरे में बोल करके पूरा देश खतरे में आ गया है, हिंदू खतरे में बोल करके पूरा लोकतंत्र खतरे में आ गया है, हिंदू खतरे में बोल करके हर आम आदमी आज खतरे में है और उसकी तैयारी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और 8,500 करोड़ का जहाज खरीदना अमेरिकी तर्ज पे, और फिर से महल बनवाना, मतलब सेंट्रल विस्टा बनवाना, ये सब इसी प्रक्रिया का हिस्सा है, उसी प्रक्रिया का हिस्सा है और ये आरएसएस चाहती है मेरे दोस्त। लेकिन अब आपको लगेगा कि चाहे चलो जो भी हो जाएगा, क्या है इसमें, कौन सी चिंता की बात है? बहुत बड़ी चिंता की बात है मेरे दोस्त। चिंता की बात क्यों है? अब आपसे मैं अगर सवाल करूं कि अगर नरेंद्र मोदी
डेमोक्रेसी को खत्म करके, संविधान को खत्म करके और प्रेसिडेंशियल रूल्स लागू करना चाहते हैं, अपने आप को प्रेसिडेंट्स बनाना चाहते हैं, आजीवन जब तक जिएंगे तब तक वो गद्दी पर बैठेंगे, ऐसा अगर करना चाहते हैं तो उसके खतरे क्या हैं? पहला खतरा, भारत की जितनी भी प्रादेशिक सरकारें, मोदी की जानते हैं लूट, पूरी उनकी मीडिया और देसी विदेशी लुटेरे सब मिलकर के उनके साथ खड़े हैं और लुटवा करके किसी भी कीमत पे प्रदेशों में सरकार बना रहे हैं। जहां आपको लग रहा है कि अब ये किसी भी कीमत पे नहीं आएंगे, ये तो हार जाएंगे, वहां भी वो चुनाव में धांधली करके, चोरी करके, डकैती करके, ईवीएम के जरिए चुनाव में मतलब वो सरकार बना ले रहे हैं। इसीलिए तो जब ये प्रेसिडेंशियल रूल्स लागू करने की कोशिश करेंगे तो प्रदेशों से विरोध होगा, लेकिन किन प्रदेशों से विरोध होगा? अब जैसे क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार है या बिहार की सरकार है नीतीश कुमार की, वो भी दलाल ही हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो जो भारतीय जनता पार्टी की दलाली करके सरकार में आए हैं या भारतीय जनता पार्टी के जरिए सरकार बनी है, अब वो तो विरोध नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी आज पूरा देश बेच रहे हैं, भारत के सारे इंस्टीट्यूशन बेच रहे हैं, भारत की शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दिया, भारत की बैंकिंग सिस्टम को बेच रहे हैं, भारत के न जाने 100 बार बोल चुका हूं, आप जानते हैं। तो इतने के बाद भी जो आदमी, जो नेता, जो प्रदेश के लोग यानी भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं, वो अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपने आप को नेता कहते हैं, राजनाथ सिंह जैसे, नितिन गडकरी जैसे या ऐसे बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो सांस तक नहीं ले रहे हैं मोदी के किसी भी जुल्म पर, तो ये आगे क्या बोल पाएंगे? ये कुछ नहीं बोलेंगे। ये तो बोलेंगे जो हो रहा है वो ठीक है, नरेंद्र मोदी भगवान है, वो जो कर रहे हैं वो सही है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। होगा क्या? खतरा क्या है? खतरा यह है कि जहां चोरी डकैती के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई है, लूटपाट के बाद भी जिन प्रदेशों में सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई है, जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, इस तरह से, और या फिर जोड़ तोड़ करके जहां सरकार बनी है, जैसे मध्य प्रदेश है, माने चोरी खरीदारी से जहां सरकार बनी है, जिस मध्य प्रदेश है और बिहार है, सब जगह, महाराष्ट्र तो अपोजिट में ही है, ये सरकारें किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी के प्रेसिडेंशियल रूल्स को स्वीकार नहीं करेंगी। तो क्या होगा? अब आप सोचिए, खतरा ये है, ये हम नहीं मानेंगे, बोलेंगे नहीं, जो लोकतंत्र है हमारा जो चला आ रहा है लोकतंत्र, वही लोकतंत्र हमको चाहिए, और कहेंगे कि भाई जो फेडरल सिस्टम है, हमारे अधिकार, प्रदेशों के जो अधिकार हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम उस प्रदेशों के अधिकार को सीमित कर देगा, खत्म कर देगा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स में मुख्यमंत्री या प्रदेश की सरकारों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, तो वो नहीं मानेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं मानेंगे। जब किसी भी कीमत पे नहीं मानेंगे तो विरोध करेंगे। विरोध करेंगे तो नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? पहले सरकारों को बर्खास्त करने की कोशिश करेंगे, फिर जब इससे काम नहीं बनेगा तो हो सकता है पागलपन की वो सारी हदें पार कर जाएं, वो सेना लगा दें। होगा क्या? परिणाम क्या होगा? आम आदमी नहीं मानेगा। कम से कम जिन प्रदेशों का मैंने नाम लिया, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश भी, क्योंकि वहां जोड़ तोड़ की सरकार है, जब नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को खत्म करने लगेंगे तो जो बिके हुए हैं वो भी वापस आ जाएंगे, फिर से विरोध में खड़े हो जाएंगे। इनके पार्टी से जो सरकारें हैं उनमें कोई खड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वैसे योगी से मैं उम्मीद करता हूं कि वो इनका विरोध करेंगे, और इसीलिए योगी को इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाने की इनका मिशन चल रहा था, लेकिन इनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। इसके लिए शायद इन्होंने योगी को स्वीकार कर लिया मुख्यमंत्री के रूप में, वो भी मानेंगे नहीं। लेकिन
सवाल यह है कि अगर ये मानेंगे नहीं, प्रदेश नहीं मानेगा, तो ये करेंगे क्या? जबरदस्ती करेंगे, सरकार गिराने की कोशिश करेंगे, सेना लगा देंगे। जब सेना लगा देंगे तो गृह युद्ध हो जाएगा। मेरे दोस्त, ये हमेशा कहते हैं वो गैंग है, ये गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े है, वो टुकड़े टुकड़े। टुकड़े टुकड़े गैंग अगर कोई भारत में है तो यही लोग हैं। ये भारत को टुकड़े टुकड़े करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर भारत के कई टुकड़े करके और दिल्ली और गुजरात को मात्र मोदी को बचेगा कि चलो दिल्ली और गुजरात बच गया और वो प्रधानमंत्री बने रहते हैं, राष्ट्रपति बने रहते हैं, वो एक देश हो गया, तो भी ये मान लेंगे। यानी आप समझ लीजिए, इनकी जो महत्वाकांक्षा और पराकाष्ठा है वो राष्ट्रवाद से 1000 गुना कहीं ऊपर है। ये देश को बांटने के लिए तैयार हो जाएंगे, देश को खत्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे, देश को तोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और वैसे भी जमीन तैयार करना इन्होंने शुरू कर दिया है। इसके पहले आम जनता आपस में मिलकर रहे, ऐसे जो माध्यम होते थे उनको टैक्स फ्री किया जाता था, लोगों तक दिखाया जाता था, लोगों को बताया जाता था। आज नरेंद्र मोदी उन चीजों को लोगों को बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं जिनमें लोगों में आक्रोश बढ़े और दंगे हो जाएं। आप सोचिए, द कश्मीर फाइल दिखाने का मकसद क्या है? भारत में दंगे करवाना, भारत में आक्रोश भरना। अब जो अगर मान लीजिए जो आक्रोश ये भरना चाहते हैं द कश्मीर फाइल के जरिए, वो आक्रोश अगर विस्फोटक बना तो भारत में दंगे होंगे। परिणाम क्या होगा? तो कहने का अर्थ है इन्हें दंगों से भी कोई परहेज नहीं है, इन्हें देश को तोड़ने से भी कोई परहेज नहीं है। इन्हें तो किसी भी कीमत पे देश पे राज करना है, किसी भी कीमत पे, किसी भी तरह से, किसी भी दमनकारी नीति को लागू करके, और ये करेंगे। मेरे दोस्त, अब सवाल उठता है कि जब ये आगे बढ़ करके ये डेमोक्रेसी को खत्म करके प्रेसिडेंशियल रूल्स लागू करना चाहेंगे, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कह दिया टंग स्लिप के जरिए, कहेंगे नहीं, अगर पत्रकार उनसे फिर से पूछे तो बात को मुकर जाएंगे या बात को बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि ये अंदर की बात थी, क्योंकि वो अंदर के मेंबर हैं, वो आरएसएस के मेंबर हैं, इसलिए ये बात कह दी। मैं तो 8 साल से कह रहा हूं मेरे दोस्त, और किसी ने कहा नहीं कहा, अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही। अरविंद केजरीवाल ने ही ये बात क्यों कही? क्योंकि अरविंद केजरीवाल आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उनके मेंबर हैं, उनके इंटरनल गैंग के से जुड़े हुए हैं। तो ये इतने हल्की बात नहीं है। लेकिन अब परिणाम के लिए क्या होगा देश का और इसके परिणाम कितने खतरनाक होंगे, इस बात पर गंभीरता से इस पूरे देश को विचार करना होगा। क्या आपको इस देश को लोकतंत्र चाहिए या प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी राष्ट्रपति शासन चाहिए? सिंगल मैन, वन मैन शो, यानी नरेंद्र मोदी अमेरिका की तरह राष्ट्रपति रहेंगे, पूरा देश उनके कब्जे में रहेगा, जो चाहेंगे करेंगे, बेचेंगे तो बेचेंगे और बर्बाद करेंगे तो बर्बाद करेंगे, जो करना होगा करेंगे, कोई रोक नहीं सकता। और अगर यही बात रुक जाती तो बात यह भी एक बार सोचा जा सकता है। लेकिन बात यहां तक है कि नरेंद्र मोदी तो यह इरादा करके आए हैं कि बाद में वो शी जिनपिंग की तरह आजीवन राष्ट्रपति बनने का कानून पास करवा लेंगे, जबरदस्ती, गुंडागर्दी से, डरा धमका करके, ईडी और सीबीआई का छापा मरवा करके दूसरे नेताओं पर। सबको बोलेंगे चुप रहो, हम जो बोल रहे हैं वो समर्थन करो, नहीं करोगे तो जेल जाओगे। अब जेल जाने से बचने के लिए लोग कह ही देंगे चलो भाई ठीक है, आप ही सब कुछ रहो। मेरे दोस्त,
कितनी बड़ी इस देश से गलती हुई है 2014 में, आप सोचो। दुनिया के पूंजीपतियों ने मिलकर के जो सपना दिखाया, जो एक आडंबर खड़ा किया, जो एक झूठ का पहाड़ खड़ा किया, उस झूठ के नीचे पूरा देश आ गया। उस झूठ के चपेट में पूरा देश आ जा चुका है। आप देख रहे हैं किसान बिल फिर से लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटी जो थे वो पहले से ही कह रहे थे कि ये बिल तो बराबर है, बिना किसानों से पूछे फिर से वो कमेटी कह दिया कि ये तो किसानों के लिए अच्छा है। अब सुप्रीम कोर्ट या वो कमेटी के मेंबर्स, कोई अगर किसी से आप पूछ लो कि क्या जमाखोरी देश हित में है, तो वो अपने मुंह में पता नहीं क्या डाल लेंगे, चुप हो जाएंगे, जवाब नहीं देंगे। और इस बिल में तो यही है, मतलब जमाखोरी का लाइसेंस है ये बिल, जो 3 बिल लाए थे। जमाखोरी का लाइसेंस, और उस जमाखोरी के जरिए आम किसानों से, आम आदमी से उनकी जमीनें छीन लो। और वो मैंने पहले ही बता चुका हूं मेरे दोस्त, उन्होंने तो लागू कर दिया। मैंने आपको बताया था कि जब आपको डीजल नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा, ट्रैक्टर नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, जब नहीं मिलेगा क्योंकि वो पूंजीपतियों के हाथ में है। आपको जब जमीन, मतलब आपके गेहूं में जब पानी देना है उस समय बिजली नहीं आएगी, आप क्या कर लोगे? जब आपको खाद की जरूरत होगी, खाद बाजार से गायब रहेगा, क्या कर लोगे? जब आपको किसी इंस्ट्रूमेंट जैसे पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ी तो मार्केट में पेस्टिसाइड नहीं रहेगा, क्योंकि उनके हाथ में है। किसी तरह अगर मान लीजिए आपने पैदा भी कर लिया तो बेचने जाएंगे तो उनकी ही मंडी में जाएंगे, क्योंकि अब एफसीआई भी अडानी अंबानी को बेचा जा रहा है और एपीएमसी मंडी भी उन्हीं को बेचा जा रहा है, बेचने की तैयारी चल रही है। कहने का मतलब यह है, तो बिल तो लागू है, लागू हो चुका है, किसान क्या कर लेंगे? अब किसान नहीं, किसान सही के साथ पूरा देश का हर आदमी रोड पर आकर के आंदोलन करेगा। अब ये सोच रहे होंगे कि लोकतंत्र से किसान बिल पर आ गए, लेकिन अब कहने का मतलब जो खतरे हैं नरेंद्र मोदी के, वो धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं। और अब ऐसे लोग भी बोल रहे हैं, ये तो स्लिप करके आया, अरविंद केजरीवाल किसी भी कीमत पे ये नहीं कहेंगे, सामने नहीं कहेंगे। अब अरविंद केजरीवाल से पूछ लिया जाए कि कल तो आपने विधानसभा में, भाई कल आपने, अब माइक लगा के पूछ लो कि भाई कल आपने विधानसभा में कहा था कि नरेंद्र मोदी चुनाव हारता देख करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू कर देंगे। ये आपने किस आधार पे कहा, किस बात पे कहा, क्यों कहा, इसका मतलब क्या है? नहीं बताएंगे, बोलेंगे उदाहरण के लिए मैंने कह दिया था। लेकिन ये इनकी इंटरनल मीटिंग की बात थी जो उनके दिमाग में गूंज रही थी, और वो स्लिप करके अपनी बात में उन्होंने शामिल कर लिया। गलती से इनकार कर जाएंगे आप बात, कोई भी मीडिया को मैं चैलेंज करता हूं, अरविंद केजरीवाल से पूछ के देखो, अपनी बात से मुंह कर जाएंगे, क्योंकि ये बात सच है, क्योंकि यही होने जा रहा है, क्योंकि यही होगा। समय है, देख लीजिए। और इतना आसान नहीं है। मैंने कहा कि देश गृह युद्ध की ओर जा रहा है, और भारत में अगर गृह युद्ध होगा तो उसका फायदा उठा करके, जब भारत से लोगों के हितों की अनदेखी होगी, यानी भारत अगर आपस में उलझ जाएगा, गृह युद्ध में उलझ जाएगा, तो चाइना का फायदा कम हो जाएगा, अमेरिका का फायदा कम हो जाएगा, तो तब चाइना फिर भारत पे चढ़ाई करेगा, भारत से युद्ध भी कर लेगा, युद्ध भी कर देगा, पाकिस्तान भी कर सकता है। फिर क्या होगा? मैंने पहले ही बता दिया कि अब कोई भारत का दोस्त नहीं है। मान लीजिए, चलिए एक उदाहरण मैं देता हूं। वैसे भी नरेंद्र मोदी अब बोलने के लिए तैयार नहीं है भारत और चीन के मुद्दे पर, चीन का तो नाम ही नहीं लेते। मोदी चीनी भाई भाई हो गए हैं, वो तो उनका पुराना रिश्ता वहां से। लेकिन अगर चीन भारत पे आक्रमण करता है तो आप से अगर मैं सवाल करूं, आप इंटेलेक्चुअल हैं, भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, आपसे अगर मैं सवाल करूं कि भारत के साथ कौन खड़ा होगा,
ताल ठोक करके भारत के साथ कौन खड़ा होगा? आप बताइए। आपके साथ श्रीलंका तक नहीं खड़ा होगा। रूस जो हमारा पारंपरिक देश होगा वो किसी भी कीमत पे नहीं खड़ा होगा, क्योंकि अब वो चीन से दोस्ती कर चुका है, गंभीर दोस्ती। वो ओछापन नहीं, नरेंद्र मोदी की तरह वाली दोस्ती नहीं, वो गंभीर है। वो हमेशा अपने संबंधों को लेकर गंभीर रहता है। तो हमारा हालत, भारत की हालत यूक्रेन जैसी हो जाएगी। मारेगा चीन या हम अकेले लड़ेंगे? जैसे यूक्रेन लड़ रहा है वैसे हम भी लड़ेंगे। तो हम भी लड़ेंगे, मरेंगे, मारेंगे भी, तबाह भी होंगे, उसको भी तबाह करेंगे, हो सकता है, लेकिन कोई साथ देने के लिए खड़ा नहीं होगा, सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी की कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति घटिया है, गलत है। आज अगर पाकिस्तान का एक नेता कोई ट्वीट कर दे भारत की राजनीति पर, तो भारत की मीडिया तोप लगा देगी उस तरफ। लेकिन नरेंद्र मोदी ट्रंप को बुला करके नमस्ते ट्रंप में नारा लगवाते हैं, एक बार फिर ट्रंप सरकार। मतलब किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष का प्रचार, चुनाव प्रचार करने चले जाते हैं, वो गलत नहीं मानते। मीडिया उसको गलत भी नहीं कहती, मीडिया सवाल भी नहीं करती कि ये आपकी क्या जरूरत थी, ये आपने क्यों किया, इससे तो हमारे रिश्ते खराब होंगे, और हो गए। कुछ भी हो जाए, अमेरिका किसी भी कीमत पे भारत का साथ नहीं देगा। गया, ठीक है, अमेरिका बड़ी दोस्ती की थी, नरेंद्र मोदी ने दिन रात शो करके आए थे, 12-14 मीटिंग करके आए, बेकार गया। चीन ये रोज ही चले जाते थे घूमने टहलने के लिए, इनका भाई भाई का रिश्ता था, इनका पुराना रिश्ता था। चीन आप देख रहे हैं कि अपना गांव बसा रहा है, बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन कर ही रहा है, कोई ना कोई विवाद रोज खड़ा कर रहा है। अगर मोदी बोले, अगर पाकिस्तान से, जैसे पाकिस्तान को जैसे कहते हैं ना कि घुस के मारेंगे, एक दिन बोले ना चीन को कि हम घुस के मारेंगे, क्या करेगा चीन वो अब छोड़ दीजिए, वो अब बाद में देखेंगे, वक्त आएगा तो पता चलेगा। जब आपको यूक्रेन की तरह आप पे बम बरसेगा, आप भी बम बरसाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि हमारी सेना कमजोर है, किसी से हार जाएगी, किसी से नहीं लड़ेगी। पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए आप सक्षम हैं, आपके पास न्यूक्लियर बम्स हैं, आपके की सेना तैयार है, लेकिन नुकसान तो अपना होगा ना। बम तो अपने ऊपर भी गिरेंगे ना, कि उसका बम जो चलेगा वो नहीं बीच में अटक जाएगा, आपका बम सिर्फ जाके गिरेगा, उसका भी गिरेगा तो आपका भी गिरेगा, आपका गिरेगा तो उसका भी गिरेगा। आपसे अच्छी मिसाइलें उसके पास हैं, आपसे अच्छी लड़ाकू विमान उसके पास हैं, आपसे ज्यादा हैं, आपसे ज्यादा सेना भी उसके पास है। कि दुश्मन को कम करके नहीं आंकना चाहिए, लेकिन इस तरह से मूर्खतापूर्ण कूटनीति जो नरेंद्र मोदी ने की, जिसका परिणाम देश को भुगतना पड़ेगा, तो क्या नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ेगा? जैसे जेलेंस्की है, वो तो कभी भी एक विमान में बैठेगा, चला जाएगा अमेरिका में, अमेरिका बुला ही रहा है कि आ जाओ इधर, भाग जाओ, वहां छोड़ दो नहीं तो मारे जाओगे। और ये सब कुछ जेलेंस्की की मूर्खता के नाते हुआ, पूंजीवाद के नाते, जो मैं बार बार आपको कहता हूं कि अगर वो ना गया होता, जो रशिया बार बार समझाता रहा, भाई मत जाओ, हमारे भाई हो आप, हमारे साथ रहने वाले, दाल रोटी खाने वाले, एक टेबल पे बैठने वाले हम हैं, क्यों आप नाटो में जा रहे हो शामिल होने के लिए, क्यों आप पश्चिमी देशों को हमारे क्षेत्र में लेके आ रहे हो? नहीं माने, युद्ध हो गया, क्योंकि वो उकसा रहे थे। पश्चिमी देश कह रहे थे चलो यार लड़ो, हम तैयार हैं, सब भाग गए, पूंछ दबा के भाग गए। भारत को बोलो, भारत तो वैसे भी यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा है, पता नहीं, ये एक अलग बात है, एक अलग कूटनीति होगी, वो रूस को मनाना चाहता होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। भारत अगर आज यूक्रेन के विरोध में भी बोले, रूस के पक्ष में बोले, तो भी रूस अब भारत का मित्र कभी नहीं बन सकता, क्योंकि अब रूस का जो सामरिक सिस्टम जुड़ गया है
चीन से, पाकिस्तान से। उसको छोड़ दीजिए, श्रीलंका का सिस्टम जुड़ गया है, आप नेपाल का सिस्टम, इंटरनल सिस्टम जुड़ गया है चीन से। हम पूरी तरह से घिर गए हैं। नेपाल भी हमारे साथ लड़ने के लिए नहीं आएगा। चलो हम आपके साथ खड़े होकर लड़ेंगे। श्रीलंका भी, कोई नहीं आएगा। हम अकेले हैं, भारत अकेले है। और नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत को अकेला कर दिया। भारत कूटनीतिक रूप से गुट निरपेक्ष देश माना जाता था। भाई हम किसी गुट में नहीं रहेंगे, हमारा संबंध सबसे बराबर रहेगा। हम किसी के यहां ज्यादा ना आएंगे न जाएंगे, जितनी जरूरत है उतना ही आएंगे उतना ही जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने तो सारी हदें पार करके अमेरिका में चुनाव करवाने चले गए, जिसकी मिर्ची रशिया को लगी। रसिया कार खाए बैठा है, बोले ना बोले अलग बात है, मुंह से कुछ बातें होती हैं। मैंने उदाहरण दिया कि अगर चीन चढ़ाई करेगा तो अब चीन जब रूस का दोस्त है तो क्या रूस ताल ठोक पाएगा कि हे चीन रुक जाओ नहीं तो हम भारत की तरफ से लड़ने के लिए आएंगे? बल्कि उल्टा यह कहेगा कि मैं चीन की तरफ से लड़ने के लिए आ रहा हूं। यह है नरेंद्र मोदी का षड्यंत्र, उनके मतलब उनकी नादानी। षड्यंत्र क्या कहेंगे, वो तो एक शिखंडी की तरह है। पूरा जो पूंजीवादी देश, यानी जो गलती यूक्रेन ने की थी वही गलती नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं। दुनिया के पूरे पूंजीवादी देश नरेंद्र मोदी के साथ, जैसे मोदी मोदी का नारा लगवाए या नकली नौटंकी चलती रही और नरेंद्र मोदी घूमते रहे, अपना देशाटन करते रहे, उसी तरह से यूक्रेन भी करता रहा। तो जो हाल यूक्रेन का हुआ वही भारत का भी होने वाला है। खैर, पहले तो आप अपने को बचा लो। नरेंद्र मोदी खुद ही राष्ट्रपति बनने के लिए पता नहीं देश को मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू करने के लिए देश के टुकड़े करेंगे या देश को गृह युद्ध की आग में झोंकेंगे, क्या करेंगे पता नहीं। करेंगे तो जरूर। नरेंद्र मोदी आराम से मतलब कुर्सी छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। नरेंद्र मोदी जाएंगे तो भी जो उनके पीछे खड़े हैं पूंजीपति वो नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा कि गांव की एक कथा की भूसा भर के भी खड़ा करके उनसे दूध निकालेंगे, यानी नरेंद्र मोदी की डमी खड़ा करके उसको प्रधानमंत्री कहेंगे कि नहीं नरेंद्र मोदी देवता थे, अब उनकी खड़ाऊ की रख दो गद्दी पे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, राष्ट्रपति की कुर्सी पे, और वही नरेंद्र मोदी रहेंगे, वही चलाएंगे सरकार। इस हद तक मानसिक गुलाम हो चुका है भारत के कुछ लोग। सभी नहीं, सभी ऐसे नहीं है, सभी समझ रहे हैं बात को। और जब होता है ना कि एक वक्त होता है, वक्त से पहले समझ जाओ। नहीं समझोगे, जब वक्त निकल जाएगा तो आपको वो अवसर भी नहीं मिलेगा कि आप उस आदमी से छुटकारा पालो। नरेंद्र मोदी का वही हाल है। 2019 में नरेंद्र मोदी चले जाते, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो साजिश करके पुलवामा कांड करवाया, उस पुलवामा कांड करवा करके 44 सैनिकों की लाशों पर खड़े होकर के देश को मूर्ख बना करके जो वोट मांगा और ईवीएम का सहारा लेकर के वोट जीता और फिर से जो प्रधानमंत्री बने, देश वहीं खत्म हो गया। तो मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको गंभीरताएं इस बात की गहराइयों को बताया। ये आपको सोशल मीडिया में नहीं मिलेगा। यह बात कहीं भी सोशल मीडिया में नहीं चली है, आप चाहे तो देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने बहुत सी बातें कही, बहुत सी बातें सब लोगों ने चलाई, लेकिन इस बात को किसी ने नोटिस नहीं किया, क्योंकि उनको देश को यह अंदाजा ही नहीं है कि देश को नरेंद्र मोदी कहां ले जा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान आदमी हूं, मैं ही समझता हूं। समझ रहे हैं लोग, समझ करके ना समझ बनना चाहते हैं या उनके अपने हित हैं इसके लिए चुप हैं। क्योंकि समझने के बाद भी अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो इतिहास कहता है ना कि इतिहास बहुत कुछ कर देता है। और नरेंद्र मोदी तो जो कश्मीर के पटकथा लेखक थे, उसी कहानी पे आंसू बहा रहे हैं। भाई कश्मीर का इतिहास नरेंद्र मोदी ने लिखा है,
पहले भी मैं बता चुका हूं, नरेंद्र मोदी उस समय जम्मू कश्मीर के प्रभारी थे, जगमोहन राज्यपाल थे, वहां कोई सरकार नहीं थी, जगमोहन राज्यपाल थे, उनके हाथ में सरकार थी। केंद्र में बीपी सिंह आडवाणी और अटल की सरकार थी। मेरे दोस्त, जिस पटकथा को लिखा गया चुनाव में वोट लेने के लिए, मुद्दा बनाने के लिए, जो पटकथाकार था, जो कहानी लेखक है, वो इतना सालों बाद एक उस फिल्म को देखकर कह रहा है कि मैं तो क्या कहते हैं उसको, मैं तो आश्चर्यचकित हूं, ऐसे ही कुछ शब्द उन्होंने, कुछ और शब्द इस्तेमाल किया था कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि इतनी बड़ी घटना को छुपाया गया। कौन कह रहा है? जो पटकथा लेखक है, जिसने करवाया। तो नरेंद्र मोदी तो वैसे हैं। कल को अगर गोधरा कांड पर भी फिल्म बनेगी तो नरेंद्र मोदी यही क्या है, ये कहां हुआ था, ये तो देश को बताना चाहिए, गुजरात में हुआ था क्या? इतनी बड़ी सच्चाई लोगों के सामने जानी चाहिए। सच तो जाएगा नहीं, जाएगा तो आधी अधूरी बात, पूरा सच तो कोई बताएगा नहीं। जैसे इस फिल्म तो मैंने देखी नहीं, फिल्म का मैं शौक रखता नहीं, और खास करके इस तरह की बातों को देखने का क्या मतलब है? कोई ज्ञान के लिए देखना चाहे तो देख सकता है। बहुत से लोग कह रहे हैं हम भी देखेंगे, ज्ञान हमको मिलेगा। अरे ज्ञान क्या मिलेगा? सीधे पूरी घटना को देख लो, शुरू से लेकर अध्ययन कर लो, पढ़ लो, समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। अब उसे रिक्रिएशन में देखोगे तब समझ में आएगा, मोदी की तरह। मोदी ने कहा था कि मैं हैरान हूं। अच्छा, हैरान होते हैं नरेंद्र मोदी, तो ऐसे ही हैरान वो पुलवामा पर भी हो जाएंगे जब कभी आएगी, और उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर डाल देंगे, दूसरी पार्टी पर किसी पर आप पर डाल देंगे, सपा पर डाल देंगे, दो पार्टी उनको चाहिए है, किसी पर डाल देंगे। नेहरू पर भी डाल सकते हैं, ऐसा मत समझिए। जैसे पुलवामा की घटना पर कौन नेहरू के जिम्मेदार कह देंगे, वैसे कश्मीर की घटना पर नेहरू को ही जिम्मेदार मानते होंगे, और वैसे भी मानते हैं, उन सोशल मीडिया में यही चलाते हैं। तो ये इतने खतरनाक हैं मेरे दोस्त। ये सब मैं आपके सामने आपसे मिलकर के ये बातें शेयर इसलिए करता हूं कि मेरे भाई, नरेंद्र मोदी, हर आदमी को मरना है, हर आदमी मरेगा, कभी ना कभी चला जाएगा, मैं आप, दुनिया सब, बारी बारी। लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी आपको कौन से, किस भाषा में आपके लिए, किस भाषा का इस्तेमाल आपके लिए करेगी, आप ये सोचिए। क्या कहेगी आपको? हम आज कहते हैं कि मुट्ठी भर मुगल आकर के अगर तुम पर राज कर लिए तो तुम गर्व से यह कह सकते हो कि तुम बहादुर हो, तुम वीर हो, तुम ये हो, तुम वो हो। नहीं कह सकते। मैं कहता हूं, कोई कहे या ना कहे, मैं सच बोलने से नहीं डरता। मैं सच को सच एज इट इज बोलने का मादा रखता हूं, बोलना चाहता हूं। तो भारत अगर कहे कि मैं बहुत बड़ा वीर हूं, ये हूं, मुझे तो नहीं लगता। और लगता तो सबसे बड़ा उदाहरण है कि मुट्ठी भर मुगल आकर के भारत को रौंद डाला, राज करके चले गए। छोड़ दीजिए मुगलों को, दूसरे और पुर्तगाली और ये और वो समुद्री लुटेरे आए, भारत में राज कर लिया यार। अब जिस देश पर समुद्री लुटेरे आकर के राज कर लिए हों, उस देश को शर्म से डूब मरना चाहिए, उस देश के लोगों को, या गर्व करना चाहिए कि आई एम प्राउड टू बी द इंडियन। व्हाट द, किस बात का गर्व करें भाई? और जानते हैं हम ये ताना या उलाहना किसको दे रहे हैं? हमारी जो निकल गई पीढ़ी उसको, जिन्होंने अगर थप्पड़ से मारती, थप्पड़, मैं थप्पड़ की बात कर रहा हूं, अगर थप्पड़ से इकट्ठा होकर मारती तो एक अंग्रेज चटनी, मतलब जो होता है ना सिल पर पीसी हुई चटनी बन जाते। नहीं मारना, बहादुर नहीं है। किस चीज में आपने बहादुरी देखी है? कब देखी है भारत की बहादुरी? मुझे तो नहीं समझ में आता। कोई भी एक उदाहरण बताइए भारत की बहादुरी का, कोई भी एक नमूना, कोई भी एक उदाहरण बताइए।
और सबसे बड़ी बात कि जब हमारे ही देश के लोग दलाली करने लगे उन्हीं अंग्रेजों की, मुट्ठी भर गोरे जो आए, गिनती के गोरे आए थे, उनकी दलाली करने लगे हमारे ही देश के लोग, उन पर गर्व करूं? किस भारतीय पर गर्व करूं और किस भारतीयता पर गर्व करूं? मेरे दोस्त, कल आपके सामने भी आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे ऐसे ही सवाल करेगी कि जब नरेंद्र मोदी देश को बेच रहे थे तो आप कौन से, किस दुनिया में थे, कहां थे, क्यों नहीं बोल रहे थे? मैं तो बोल रहा हूं और अपने इसी धर्म का पालन कर रहा हूं, सच को आपके सामने ला रहा हूं। लेकिन आपसे या हमसे भी, अब आपके साथ तो हम भी हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ी जो है वो एक न एक दिन सवाल करेगी कि जब देश बिक रहा था, नरेंद्र मोदी देश बेच रहे थे, तो तुम कहां थे, क्या कर रहे थे? क्या बोलोगे? 5 किलो अनाज खा करके अपने घरों में त्योहार मना रहे थे, मस्ती कर रहे थे, क्या कहोगे? कौन सी बात बताओगे? किस उपलब्धि का को गिनाओगे? किसको कहोगे कि हमने वीरता से यह हासिल किया? 5 किलो अनाज भीख में। छी है यार। जब कभी बात, जब पता नहीं आप लोग सोचते हो कि नहीं, इस एंगल से सोचो। अब ये नहीं है हमने अगर कुछ गलती की हमें अपने आप पे सोचना। नरेंद्र मोदी खुद ही कहते हैं कि इतिहास से सीखना चाहिए। क्या इतिहास से सीखा आपने? क्या इतिहास से सीखते हो? इतिहास को तो जानना ही नहीं चाहते, पूछना ही नहीं चाहते, बदलना ही नहीं चाहते। कौन सा इतिहास? नरेंद्र मोदी कहते हैं इतिहास से सीखना चाहिए। इतिहास में सिर्फ नेहरू और गांधी की बात की जाती है, बहुत से महापुरुषों को नेग्लेक्ट किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक महापुरुष को लेके आई और वो महापुरुष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अंग्रेजों के दलाल। पढ़ लो इतिहास आजीवन, और उनके लिए लिखा गया है, जबकि इसमें लिखा गया है बहुत बड़े क्रांतिकारी थे श्यामा। कौन सी क्रांति की थी मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अगर ये अपना आदर्श मानते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो धारा 370 के खिलाफ पक्ष में थे, मंत्री थे नेहरू के कैबिनेट में, अंग्रेजों के जमाने में सांसद थे और मंत्री थे, वो क्रांतिकारी थे। और उन्हीं क्रांतिकारियों पर गर्व करके आप इन भारतीय जनता पार्टियों पर गर्व करोगे या मोदी पर गर्व करोगे? किस पर गर्व करते हो यार? या तो आपकी आत्मा मर गई है, आप खुद भी मर चुके हो, सोचने के लिए, समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। गर्व करने की बात, किस बात पे गर्व? भारत। अब ये मत कहना कि तब भारत में नहीं तो पाकिस्तान में जाके रहो। अरे भाई, हम भारत में पैदा हुए हैं, भारत में ही रहेंगे, भारत में ही मरेंगे। लेकिन अपनी गलती पर, ये मैं जो कह रहा हूं अपने लिए भी कह रहा हूं, अपने पूर्वजों को भी कह रहा हूं। हालांकि हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए जब भारत के बारे में, तो यही सामने आता है कि लुटेरे, समुद्री लुटेरे आकर यहां शासन कर लिए। कैसे? ऐसे ही जैसे नरेंद्र मोदी आज आपको मूर्ख बना करके शासन कर रहे हैं, ऐसे ही। छह 600-700 साल जो मूर्खता आप करते रहे, जो वही आज भी कर रहे हैं। दुश्मन को पहचान ही नहीं रहे। दुश्मन आपके सामने है, जो आपको लूट रहा है, जो आपको बेच रहा है। अरे यार, घर में, गांव में एक लड़का, 4 लड़के अगर किसी को पैदा हो जाते हैं, एक लड़का घर का सामान कोई बेच देता है, घर की जमीन कोई बेच देता है, तो उसको घर से निकाल देते हैं, थू थू करते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप वोट दे करके, पता नहीं वोट तो आप नहीं दे रहे हो, मैं इसलिए नहीं कहता, लेकिन आप फिर भी नारा लगाते हो। बहुत से लोगों को देख रहा हूं, पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं।
मेरे दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आगे आने वाली पीढ़ी यही बात आपके लिए कहेगी जो बात मैं चली गई पीढ़ी के लिए कहता हूं। भारत के जिनको आप, मैं नहीं कहता कि वीर नहीं हुए, भगत सिंह नहीं होते, चंद्रशेखर आजाद नहीं होते, सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो देश आजाद नहीं होता। गर्व है हमें उन पे। लेकिन 2, 5, 10 या 1,50,000 लोग जो चाहते हैं देश को बदलना, देश के लिए कुछ किया, सब उसके पैरोकार नहीं बन सकते। गलतियां हुई हैं और ये बातें इसलिए कह रहा हूं दोस्त कि आज भी हम वही गलती कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने की। एक धोखा देने वाले, झूठ बोलने वाले, मक्कारी करने वाले, गलत बोलने वाले पर हम भरोसा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर के मैं आपको 100 ऐसी बात गिना सकता हूं जो उन्होंने कही, वो किया नहीं ये तो छोड़ दीजिए, उसका उल्टा किया। दुख इस बात का है। काले धन की बात की थी लाने के लिए, काला धन अंडरग्राउंड कर दिया। गरीबी दूर करने की बात, गरीब बना दिया। किसानों की आय दोगुनी करने की बात और उसका व्यय दुगना कर दिया। मतलब उन्होंने किया, एक जो बात कही वो तो नहीं किया, उससे उल्टा किया। तकलीफ इस बात का है, नहीं करते तो चलो ठीक है, सोचते कि चलो अच्छा और देखते हैं, नरेंद्र मोदी आज नहीं तो कल कर देंगे। तो दोस्तों, जिस विषय को आपके सामने किसी ने मीडिया में नहीं रखा, सोशल मीडिया ने नहीं रखा, वो बात मैंने आपके सामने रखी। देश पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर आप जिम्मेदार नागरिक हैं तो उस एंगल से सोचना शुरू कर दीजिए, सोचिए और देश के बचाने के बारे में सोचिए। ये तय है कि कल पूरे देश को निकलकर रोड पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि किसी के पास भोजन नहीं रहेगा, खाने के लिए नहीं रहेगा तो रोड पे तो बैठेगा ही। अब आंदोलन अकेले किसान नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए बता देता हूं, जानते हैं आप, यहां क्या बोलते हैं, श्रीलंका में पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, यह अलग इशू है, और 400 ग्राम दूध 700-800 रुपए में मिल रहा है, पाउडर, दूध का पाउडर। 500 ग्राम माने चावल 500 रुपए किलो मिल रहा है। सोचो कौन खाएगा, कैसे खाएगा? लोग वहां से भागकर भारत आ रहे हैं। आप कहां जाओगे भागकर? जब अडानी अंबानी 500 रुपया किलो चावल बेचेंगे तब आप कहां जाओगे? जब अडानी अंबानी 500 रुपया किलो दाल बेचेंगे तब आप कहां जाओगे? आप कहोगे ऐसा कैसे होगा? भैया, अभी एक हफ्ते पहले चुनाव के 7 मार्च को अंतिम वोटिंग हुआ। 7 मार्च तक 170 रुपया लीटर जो तेल था, 214 रुपया लीटर ऑन प्रिंटेड 214 रुपया लीटर हो गया। खाने वाला तेल, एक साधारण सी कंपनी की बात कर रहा हूं। अडानी की कंपनी तो 250 में बेच रही है, और ज्यादातर तेल अडानी, जैसे फॉर्च्यून है, ये है, वो सब अडानी ग्रुप का ही है। तो दोस्तों, मेरा अगला विषय होगा, अगली बार जब मैं आपसे जुड़ूंगा, कल नहीं परसों, जब मैं आपके बीच आऊंगा, आपसे जुड़ूंगा, तो आपको कॉरपोरेट में चल रहे धांधली, धोखा, लूट के बारे में बताऊंगा। मैं आपको रुचि सोया के बारे में बताऊंगा। मैं आपको कॉरपोरेट में चल रहे और भी बहुत सी धोखाधड़ी के बारे में बताऊंगा। माने कॉरपोरेट की जो लूट है, कॉरपोरेट का जो आतंक है, उस पर मैं आपसे बात करूंगा अगली बार, मतलब परसों जब मैं आपके बीच आऊंगा, या अगली बार जब भी मैं लाइव आपसे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ूंगा तो मैं आपको बताऊंगा।
मेरे दोस्त, अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। अबू सलीम कहते हैं बीजेपी आरएसएस देश को बर्बाद कर रही है। वो आए ही इसीलिए हैं मेरे दोस्त, जबकि वो समझते हैं कि वो देश को आबाद कर रहे हैं, लेकिन वो बर्बाद कर रहे हैं। सच ये है, कोई देश बेच रहा है और हम अपना ईमान बेच रहे हैं। हम भी किसी से कम नहीं। कन्हैया वीर सिंह यादव बोलते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे दोस्त। कोई देश बेच रहा है, अगर नरेंद्र मोदी देश बेच रहे हैं तो हम भी तो अपना ईमान बेच रहे हैं। अगर हम विरोध नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमने अपनी आत्मा को मार दिया है। हमें विरोध करने का साहस नहीं रहा, या हमने अपनी आत्मा को मारकर दफन कर दिया है। सजीक खान कहते हैं आदाब मिश्रा जी, धन्यवाद बंधु। तो आप सभी लोगों से अगर कुछ अभी सवाल है तो आप कर सकते हैं 1-2 मिनट में, जो भी कुछ सवाल अगर इंपॉर्टेंट समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त, मैं आपसे विनती करता हूं कि जिस भी माध्यम से हो इसे डाउन कर लीजिए। मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, इसे डाउन कर लीजिए। डाउन करके जिस भी माध्यम से इसे फैला सकते हैं, अपने फेसबुक पे चलाइए, लाइव चलाइए, दूसरे यूट्यूब चलाते हैं तो उस पर डालिए। बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जो बातें मैं कह देता हूं वो कोई कहेगा नहीं, कहता नहीं, वहां तक उसकी सोच नहीं पहुंच पाती। मैं नहीं जानता क्यों नहीं कहते, इसके बारे में मैं बहुत बारीकी से तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन देख रहा हूं कि नहीं कह पाते। मैं जिन्हें राष्ट्रीय पत्रकार मानता हूं, राष्ट्रवादी पत्रकार, वो भी नहीं। कल केजरीवाल के इस मजाक को तो बड़ा इश्यू बनाया। उन्होंने कहा कि अरे गूगल पे डाल दो, अपने आप टैक्स फ्री हो जाएगा, क्यों टैक्स फ्री की बात कर रहे हो। लेकिन इस बात को किसी ने नहीं उठाया कि अरविंद केजरीवाल ने यह बात क्यों कही। ये यूं ही नहीं बात कही गई। और जानते हैं, मैं तो समझता हूं ये फ्लूक। मेरी एक और 2 सोच है। एक सोच तो यह है कि नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल ने फ्लूक से यह बात कह दी। लेकिन दूसरी सोच यह है कि आरएसएस ने उनसे यह बात कहलवाई कि इसके बारे में भी चर्चा शुरू हो। रेफरेंडम, मतलब कि देश का क्या विचार है, देश प्रेसिडेंशियल रूल स्वीकार करने के लिए तैयार है कि नहीं। तो देश के विचार को जानने के लिए भी ये ऐसा कर सकते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। सुरेश चक्रवर्ती कहते हैं बीजेपी कब हारेगी? हारेगी नहीं। अब चुनाव ही नहीं हुआ तो हारेगी। किस चुनाव में बीजेपी को हराओगे मेरे भाई? अब चुनाव ही नहीं होंगे। यू फॉरगेट द चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव से पहले, मतलब रामनाथ कोविंद के कार्यकाल में अगर कोई चुनाव है, जैसे गुजरात या कहीं अगर है, अगर हो रहा है तो हो जाएगा, उसके बाद कोई चुनाव नहीं होंगे। रामनाथ कोविंद के जाने के बाद कोई चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि रामनाथ कोविंद के बाद मोदी संभाल लेंगे सत्ता। केजरीवाल सर क्या आरएसएस बीजेपी के? भाई उसी गैंग के मेंबर हैं। हम तो केजरीवाल को नजदीक से जानते हैं मेरे भाई, क्योंकि रामदेव के साथ जुड़े थे, इसके लिए हम जानते हैं आरएसएस उनको, बीजेपी को, अरे केजरीवाल को। केजरीवाल और अन्ना हजारे को पकड़ करके लाए ही रामदेव थे। और ये जो जितने बड़े ड्रामे की संरचना की गई, जितना बड़ा आडंबर खड़ा किया गया, सब आरएसएस का ही था। सब उनका खाना पीना, जो वहां जो मीडिया वालों को लगा रखा था, सब आरएसएस वालों ने ही लगा रखा था। मेंबर ये सब आरएसएस के लोग ही थे वहां बैठे या देख रहे थे बैकग्राउंड पे। कृष्णवीर सिंह यादव कहते हैं इंकलाब जिंदाबाद। तो इंकलाब तो होना ही है मेरे दोस्त। आज नहीं तो कल पूरा देश सड़क पे उतर करके इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएगा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा देश एक दिन हो जाएगा, लेकिन वो दिन तब आएगा शायद जब नरेंद्र मोदी बिल्कुल से ही निरंकुश हो चुके होंगे। मतलब शायद भारत की सीमा को भी लांघ चुके होंगे, आपकी सीमा को, हमारी सीमा को भी लांघ चुके होंगे। तब शायद लोगों को ज्ञान आएगा कि उन्होंने कौन सी गलती कर दी। चलिए मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अगली मुलाकात फिर होगी एक नए विषय के साथ। नए विषय का मैंने कहा है कि कॉरपोरेट में चल रहे, कैसे कॉरपोरेट आपके पैसे लूटता है,
आपकी कमाई, मेहनत की कमाई लूट रहा है, कैसे वो लूट करके ऐश कर रहा है, इस बारे में आपको बताऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।